अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर से अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं। ये बहुत कम वहाँ पर होता है, बल्कि एक ही दफ़ा शायद पहले हुआ है। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर, मैं देख रही हूँ कि काम करके बताया है कि कोई भी शख्स वहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के अलावा इस तरीके से इलेक्ट हुआ हो कि पहले प्रेसिडेंट रहा हो, फिर बीच में कोई और प्रेसिडेंट बने और उसके बाद फिर से वही शख्सियत जो है वो सदारती जो वो है कुर्सी है उस पर बराजमान हो जाए। तो हमने देखा कि इस तरह का हुआ है। बहुत सारे फर्स्ट कहा जा रहा है कि अमेरिकन इलेक्शन में इस दफ़ा हुए हैं। जिस तरह की पॉपुलैरिटी डोनाल्ड ट्रंप की देखने में सामने आई है, जिस तरह की स्वीप उनकी तरफ से देखने में सामने आई है, फिर पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज का वोट दोनों में ही कोई लीड कर रहा हो, तो ये कुछ इस तरह की मिसालें हैं जो कि ज़्यादा नहीं देखने को मिलती जब हम अमरीकी इंतखाबात की बात करते हैं ट्रेडिशनली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के हवाले से भी कहा जाता है कि कोई बहुत ट्रेडिशनल शख्सियत नहीं है। ये भी एक तासुर इस वक्त दिया जा रहा है कि वहाँ पर उन्होंने इस दफ़ा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन लड़ा है, अपने आप को एंटी वॉर जो है वो पोस्ट किया है और प्रोजेक्ट किया है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जो अमरीकी अवाम है उसके साथ इसने रेजोनेट किया है। लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो नारा है इसने रेजोनेट किया है अमरीकी अवाम के साथ। और वहाँ के बहुत सारे डोमेस्टिक मामलात भी ऐसे हैं और कुछ फॉरेन पॉलिसी की भी पोस्चरिंग अमरीका की ऐसी है जिससे शायद अमरीकी अवाम अब एग्री नहीं करते थे और उनका ये ख्याल था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जिसमें ऑफ कोर्स जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसको लेकर भी एक बात की जा रही है कि वो भी एक मामला है जो कि वहाँ के लोगों के लिए कंसर्न था। तो लेट्स सी, डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्ट हुए हैं। अमरीका में जब सदर इलेक्ट होता है तो शख्सियत, उनकी पॉलिसी, उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में होता है, जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि जो रूस यूक्रेन वॉर है अब उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अपने वादों के अंदर उन्होंने ये भी एक जगह पर बात की थी कि मैं अपनी इनॉग्रेशन से पहले ही इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करा दूंगा। फिर गजा का ऑफ कोर्स एक लॉन्ग स्टैंडिंग मामला है, उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और अगर हम अपनी बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से इस दफा पाकिस्तान में अमरीकी इलेक्शन को मॉनिटर किया गया है, फॉलो किया गया है और बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एफिलिएशंस कहीं पर बहुत खुशी जो है वो पाई जा रही है और कहीं पर बड़ा इजहार परेशानी है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से शायद पता नहीं किस तरह की इंटरफेरेंस जो है वो पाकिस्तान में हो सकती है। तो कुछ बात करेंगे आज। पहले तो प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे कि हमें क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए, जो तब्दीली अमेरिका में आई है क्या उसके कोई असरात पाकिस्तान में किसी तब्दीली की फॉर्म में आ सकते हैं। अगर वहाँ से कोई ऐसा असर तब्दीली की फॉर्म में आता है तो क्या वो हमारे लिए काबिल कबूल होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि चाहे कुछ भी होगी तो वो इंटरफेरेंस ही, तो फिर हम उसको क्यों कबूल करेंगे या हम उस तरफ क्यों नजरें लगाए बैठे हैं। इन सवालात का जवाब जो है प्रोग्राम के पहले हिस्से में तलाश करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर अमेरिका के इलेक्शन में पे तफसील से भी बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत मेहरबानी आपकी। नहीं, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू जी। अच्छा सर, अमेरिका में इलेक्शन तब्दीली कह रहे हैं जी वहाँ पर आ गई है अमेरिका में, और उस तब्दीली के कोई असरात हम यहाँ पर भी लगता है कि एक्सपेक्ट करें कि उसके नतीजे में यहाँ भी कोई तब्दीली आ जाएगी। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग, मैं आपकी लीडरशिप की बात नहीं कर रही, वो खुशियाँ मना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, और जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो कोई डूम एंड ग्लूम की फीलिंग है वहाँ पर। तो ये क्या मामला है? वंस अगेन थैंक यू। देखिए, ट्रंप का आना मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक प्रोजेक्शन हो चुकी हुई थी इसकी। अब मुझे जो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी है वो ये नहीं कि वो जीत गया, बल्कि वो बड़ी लैंडस्लाइड से, बहुत लैंडस्लाइड से, ये एक बड़ी अनकॉमन है। और उन्होंने सेनेट के ऊपर भी उनका मेजॉरिटी, और ये पहली दफ़ा 20 साल में हुआ है कि जी जो पॉपुलर वोट जो है वो भी ट्रंप साथ है। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो है दैट मीन्स के जी अमेरिका में एक चेंज ऑफ ओपिनियन डेफिनेटली इस वक्त मौजूद है। और वो चेंज ऑफ ओपिनियन ये इसकी कमाजी करता है कि जो बाइडन के जो पॉलिटिक्स थी उससे खासी हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसके साथ मौजूद थी। और ये कि बाइडन और उसी अंदाज में ट्रंप से बहुत एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी एसोसिएट की जाएंगी। अगर आप हिस्टोरिकली देखना चाहते हैं तो यूएस पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप अंडर डेमोक्रेट्स देखें और अंडर रिपब्लिकन्स अगर आप देखें, क्लासिफाई करें, तो रिपब्लिकन्स के जब भी प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी से बना है तो वह उस ज़माने में पाकिस्तान के साथ यूएस के ताल्लुकात जो है वो रिलेटिवली बहुत बेहतर होते हैं। एब्सोल्युटली डेमोक्रेट्स के ज़माने में उतने अच्छे नहीं रहे, बल्कि खासे ख़राब भी रहे। इससे बाद बड़ा एब्सोल्यूट साइलेंस रहा कोई रिलेशनशिप के अंदर बड़ा। सो एक तो उम्मीद ये की जा रही है कि जी ट्रंप के ज़माने में जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसके वजह से ताल्लुकात में कुछ सी गर्मी आएगी। लेकिन इसके फ़ौरन बाद जो है ना, कॉशन इंसान अपने आप को करता है कि
पिछले 20, 25, 30 सालों में, इससे पहले नहीं था। जब से ये सीटो सेंटो वगैरह ये ताल्लुकात, हालांकि पाकिस्तान आज भी नॉन नेटो एलाय है यूएस का, लेकिन जब भी कोई बड़ी ताकत, खासकर अमेरिका जो है, वो इस खत्ते के ऊपर नज़र दौड़ाती है तो वो अपने ताल्लुकात उस्तवार करने से पहले पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करती है और वो फिर देखते हैं कि जी हम इन दोनों में से किसके साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट 100% जो है अमेरिका, वो जो उसका वेट है वो इंडिया के साथ। सब इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, 5 गुना उनकी और ये सारा कुछ है। तो मैं तो सियासी इम्पैक्ट पूछ रही हूँ। फिर दूसरा जो है कि वहां भी ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। वहाँ भी आपको पता है पेंटागन मौजूद है, व्हाइट हाउस तो है, ये है, उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह सारा कुछ है। तो ट्रंप अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे, पॉलिसी में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं ला सकेंगे। तो ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस दे रहे हैं आप। अब जो सियासत, इमरान खान साहब और पीटीआई, कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, जब हमारा जो डायस्पोरा है उसने खासा वहाँ कायम किया, खासा काम किया है, और उनकी कुछ मीटिंग्स भी हैं, उन्होंने मीटिंग्स भी उनकी हुई हैं, ट्रंप की टीम के साथ हुई हैं, और मेरा ख्याल है कि उनको कोई एश्योरेंसेस भी दी गई हैं कि जी मैं इसको प्रायोरिटी कंसिडरेशन बनाऊंगा, जिसकी बेसिस के ऊपर मेरा ख्याल है कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तानी डायस्पोरा ने ट्रंप। बट वुड वी और शुड वी वेलकम दैट? नहीं, ये तो डायस्पोरा का काम है ना, इसमें पीटीआई तो डायरेक्ट नो, बट अगर वहाँ से कोई इंटरफेरेंस आती है, क्योंकि अब सवाल ये किया जा रहा है ना कि वो जो हम गुलाम हैं, ये जो नारा था कि क्या हम कोई गुलाम है, फिर उसका क्या होगा अगर वहां से अब कोई इंटरफेरेंस हो और आप लोग उसको वेलकम करें? तो देखिए, उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है कि इंटरफेरेंस की ना उधर से बात हुई है ना होगी। मसला जो हो रहा है, बेसिकली बात हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का हो रहा है, जो इस मुल्क में बहुत रैम्पेंट है, और उसके लिए डायस्पोरा को, मुझे या आपको बात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उनके अपने कान हैं, उनकी अपनी आंखें हैं, वो देख रहे हैं पिछले 2 साल से, 2.25 साल से, खासकर 9th मई के बाद से, कि यहाँ इस मुल्क में किस ब्लेटेंटली और कितनी एक्सटेंसिवली ह्यूमन राइट्स। No one is denying that. I can't deny that. चाह के भी नहीं हम डिनाई कर सकते। लेकिन ये इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड कोई भी हो गया, EU हो गया या कॉमनवेल्थ हो गया या हाउस, US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का वोट आपके सामने पड़ा हुआ है, हाउस ऑफ कॉमन्स का आपके पास वोट पड़ा हुआ है, हाँ जी, खत भी लिखे उनके, EU का अब सारा कुछ है, सब लोगों ने नोट किया हुआ है, जितनी ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं उन्होंने भी नोट किया हुआ है, और सब इसके ऊपर कमेंट कर चुके हुए हैं। ह्यूमन राइट बॉडीज आर वन थिंग, अ गवर्नमेंट इंटरफेयरिंग डायरेक्टली इज वन थिंग, सेइंग कि या ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है या कोई भी XYZ ऐसा मसला। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि कश्मीर के मसले पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले दौर में कहा था कि हम सालसी कर सकते हैं, मैं करता हूँ, तो मोदी साहब ने उसको बड़े भरपूर तरीके से रिजेक्ट किया था कि हमारा इंटरनल मसला है। सो ह्यूमन राइट वायलेशंस तो वहाँ भी हो रही हैं। एज अ गवर्नमेंट क्या वो उनको इंटरफेयर करें, वो तो हमें वेलकम करना चाहिए? नहीं, देखिए, हम किसी भी बाहर की हुकूमत की इंटरफेरेंस अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करते, ना हमने कभी सीख की है, ना हमें सीख करेंगे। अब ये डायस्पोरा अगर कोई कर रहा है, उनको क्या एश्योरेंसेस दी गई हैं, क्या कहा गया है, मैं तो उससे आप लोग को उम्मीद तो नहीं है, आप लोगों को आपने कोई नजर, कोई उम्मीद लगाई हुई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई है कि पहले भी अमेरिका ने निकाला था इन द सार्कास्टिक वे, कि हुकूमत से निकाला था, अब जेल से निकालेगा। नहीं, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की इंटरफेरेंस जो है वो हमें उम्मीद लगानी चाहिए। लेकिन ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है कि शायद आपको कोई थोड़ी सी एक्टिविटी नज़र आए। आप उम्मीद कर रहे हैं कोई एक्टिविटी नज़र आए, शायद, मैंने कहा है, मैं उम्मीद तो नहीं कर रहा, मैं तो ज़ाती तौर के ऊपर मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि कोई बैरूनी मुल्क जो है वो हमारे मामलात में दखल दे। ये हमने मामलात सारे यहीं तय करने, यहीं करने, और जो साहिब इक़्तिदार हैं, मेरी उनसे इस्तदा होगी कि उनको चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर रिव्यू करें और इस मुल्क में जो बेसिक राइट्स हैं उनको रिवाइव करें, उनको रिस्टोर करें, ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस। पाकिस्तान में सर जो आप लोग कहते हैं ना रजीम चेंज, उसका पूरा एक मामला साइफर से शुरू हुआ, एंड ऑफ कोर्स अमेरिका हैज एवरीथिंग टू डू विद इट। आपको लगता है कि विद द चेंज ऑफ रजीम नाउ इन अमेरिका, जो वहाँ पे इलेक्शंस के जरिए आई है, आप लोग उसको रेज करना चाहिए या करेंगे, या इज इट, आप लोगों ने सोचा है इस बारे में, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन या उसके ऊपर बात की जाए? अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे वो हेनरी किसिंजर, उन्होंने कहा था कि आई विल मेक एन एग्जांपल ऑफ यू, भुट्टो को कहा था, और देन भुट्टो वाज हैंग्ड। ठीक है, उन्हीं की बेटी जो थी वो लिटरली बेक करके अमेरिका को जनरल मुशर्रफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वो वापस आई थी। तारीख में बहुत कुछ होता है, उसका ये मतलब नहीं होता याशवीन के जी वो आप उसको सीने से लगा के बैठे रहते हैं, तारीख में होते रहते हैं। डिप्लोमेसी का काम है टू मेक थिंग्स पॉसिबल, सो वो दैट्स समथिंग। नो, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट आस्किंग यू टू प्रोटेस्ट इट विद अमेरिका, आई एम आस्किंग कि क्या विद अ डिफरेंट गवर्नमेंट इन प्लेस नाउ, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को उसको इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए कोई बात करनी चाहिए कि यहाँ पर ये हुआ, इंटरफेरेंस हुई है? मेरा ख्याल है कि जी ये पब्लिक डोमेन में ये नहीं आएगा।
नहीं आएगा। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात जो है वो करनी चाहिए? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि अभी आपने कहा ना कि यहाँ पर जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं उनसे भी हम कहेंगे, मैंने आपकी एक स्टेटमेंट देखी कहीं पर जहाँ पे आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से जहाँ पर रवाबित की बात है या ताल्लुकात की बात है, तो हमारे इस्टेब्लिश्ड रवाबित इस वक्त हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मैंने ये तो नहीं कहा कि इस्टेब्लिश्ड रवाबित, मैंने तो ये कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब विफाक की एक इकाई जो है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव है, और वो ऐसे सूबा है वो जहाँ के रेस्टिव सिचुएशन है, कंडीशंस जो है ना वो वहाँ सेटल नहीं हैं, टेररिज्म है और बहुत सी इश्यूज हैं। तो उस सिलसिले में वहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज़ की और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बड़ी अमलदारी है, और उस बेसिस के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस उनका एक इंटरेक्शन जो है वो उनके साथ रहता है। अच्छा, तो आपने कहा कि एक फॉर्मल चैनल वहाँ पर है, मौजूद है। वो मौजूद है और वो एक नेसेसिटी मौजूद है, उसको हमने क्रिएट नहीं किया, वो क्रिएट है, मौजूद है। सो उसको आपने इम्प्लीमेंट, उसको मतलब आपके लिए ज़रूरी है कि जी उसके साथ आप उन एजेंसीज के साथ आप डील करते रहें because of the destabilization that unfortunately has occurred in the province. But that has to be a very formal channel ना, गवर्नमेंट की वर्किंग और उसकी ये होना चाहिए। तो क्या वो एज अ पार्टी अभी आप लोग कहीं पर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए? क्योंकि खान साहब तो बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि अब नहीं कोई मुज़ाकरात होंगे, वो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, इधर एक फॉर्मल चैनल का आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा चैनल फॉर्मल चैनल खुला हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने बार बार यही कहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ केपी प्रोविंस जो हैं उनका इंटरेक्शन मौजूद है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में कभी कोई बात होती है, कैजुअल बात होती है, तो वो मेरा ख्याल है वो होती रहती है। याद होगा आपको हमारा 22 अगस्त का जलसा जो था वो उन्होंने पोस्टपोन करवाया था, रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, और उसके साथ हमें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया था 8 सितंबर को जलसा करने का, जो हमने किया था। सो इस किस्म का इंटरेक्शन हो जाए, कभी वो कुछ हमसे करवा लेते हैं, कभी शायद हम भी उनको कहते हैं। सो यू हैव अ लिंक बेसिकली, आप कह रहे हैं इट्स अ फॉर्मल लिंक। फ्यूचर में सर अभी क्योंकि आपने प्रोटेस्ट का और जलसे का हवाला दिया, क्या एक्सपेक्ट करें आपसे? अली अमीन गंडापुर साहब तो कहते हैं कि बस अब फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल नहीं, उन्होंने इसको रिप्यूटेट किया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की कि ये फाइनल कॉल है। हमारा जो एक मोबिलाइजेशन जो है, मूवमेंट जो है वो शुरू हो रही है 8 तारीख से कोयटा से। उसका मकसद क्या है, मुतालबा क्या है? मुतालबा ये ख़त्म होगा जी, मुतालबा एक ही है जी, खान साहब की रिहाई। वो कौन करा सकता है, या वो कोई कैसे करा सकता है किसी की डिमांड पर? हमारी स्ट्रेंथ ही एक है जी, पब्लिक जो लोग हमारे साथ हैं, जिन्होंने 8 फरवरी को साबित किया कि वो हमारे साथ हैं, वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की बात करें, इवन आप भी हमारे प्रोग्राम्स में यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ये बात कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि हम थ्रू लीगल चैनल जो अदालतों के मामलात हैं वहीं से रिजॉल्व कराएं। एक तरफ अगर आप ये चाहते हैं कि वहाँ से रिजॉल्व हो, तो फिर पब्लिक पावर को मोबिलाइज करके क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, हम वो तो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन ये 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो मेरा ख्याल है कि अगर उम्मीद छोड़ दी 5% चांसेस थे तो वो भी 5% चांसेस खत्म हो गए। अब तो हर चीज़ इन्होंने अपनी झोली में गिरा लिया ना जी, किसी किस्म का कोई मार्जिन इन्होंने छोड़ा ही नहीं। अपनी इनकी कोर्ट है, अपने इनके जजेस होंगे, अपने इनके फैसले होंगे। इसके अलावा बाकी भी जो कुछ करना चाहते थे वो भी इन्होंने करवा लिया। मगर मुझे उसके बावजूद समझ नहीं आई कि जी ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी इन्होंने हमारे एक MNA को रात के अंधेरे में कल उठा लिया, शराज साहब को उठा लिए। तो मेरा ख्याल था कि तमाम अहदाफ हासिल हो चुके हुए हैं, तो अब कम से कम हमारी जान छोड़ देंगे, हमको सुख का सांस। आपने कहा ना कुछ लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक आपने कहा और भी कुछ कर लिया, शायद इन्होंने कोई और फेज है, कोई और आएगा, कोई और फेज आएगा, तो पता नहीं और क्या हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन आपने कहा ना और भी कुछ कर लिया हुआ है, तो शायद गालिबन वो जो कोई मुद्दत मुलाजमत वाला मामला है वो कहते हैं जी हमने एक्सटेंशन की डिबेट को चाहते थे दफन कर दिया हमने, तो इसलिए कानून साजी की। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि तरीका ठीक नहीं था कानून साजी का, लेकिन इदारे का अंदरूनी मामला है तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। क्या ये पार्टी पॉलिसी है? आपको लगता है कि इदारे का अंदरूनी मामला है, पार्लियामेंट ने एक चीज पास की तो अंदरूनी कैसे हो गया? ये लेजिस्लेशन अंदरूनी मामला नहीं है, ये लेजिस्लेशन हुई है, ये लेजिस्लेशन हुई है, पार्लियामेंट ने की है। ये और बात है कि उस पार्लियामेंट की ना कोई लेजिटिमेसी है ना रेलेवेंस है। हमने उस बेसिस के ऊपर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया हुआ है। लेकिन अब चूंकि हो गई है, जो जिसे कहना चाहिए कि ग्रासरूट्स के ऊपर जो वो एक लॉ बन चुका हुआ है, तो वो मौजूद है। डेमोक्रेटिक जो एंटिटीज़ होती हैं ना, वहाँ इस किस्म की जब लेजिस्लेशन होती है, मसलन आपने 3 से 5 साल कर दिया है, तो उसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है ना, वो होती है आने वाले इनकम्बेंट के ऊपर। जो इस वक्त एग्जिस्टेंट इनकम्बेंट होता है उसके ऊपर यूजुअली अप्लाई नहीं करता। ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की नेसेसिटी होती है, लेकिन हमने इसको इमीडिएटली एप्लीकेबल कर दिया। तो ये एक फैसला हो गया, अब उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? अब जब आएंगे वो लोग, मैं चूंकि कुछ मेरा ताल्लुक रहा हुआ है, मैंने बारहा ये कहा है जी कि मैं हर किस्म की एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ, लेकिन ये टेक्निकली एक्सटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता।
ये आपने एक लॉ चेंज कर दिया आपने कि जी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 की बजाय 5 साल होगी। उसके साथ आपने एज का जो बार था वो खत्म कर दिया। See, अब नाउ यू हैव एन ओपिनियन जो आपने दिया है, राइट? मैं सवाल इसी कॉन्टेक्स्ट में कर रही थी कि कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन ये कह देना कि अंदरूनी मामला है तो ठीक है। सलमान राजा साहब इज एन इफेक्टिव वॉइस आपकी पार्टी के अंदर, तो उन्होंने एग्जैक्टली ही से, हालांकि बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा जी कि अंदरूनी मामला है इदारे का, तो अंदरूनी किस तरह है? अच्छा सर, नून लीग की लीडरशिप जो है वो मुल्क से बाहर आहिस्ता आहिस्ता और भी जो है उसका भी सुनने में आ रहा है, कोई पुराना ही जो लंदन प्लान है जिसका आप हवाला देते थे उसी की कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कुछ नया हो रहा है? हाउ डू यू लुक एट इट? आओ बैठो खाओ पियो, किसको आपको लगता है टाइम आ गया? कैसे वो तो काबीना में तौसीह कर रहे हैं, वो तो बड़े बड़े मंसूबे इनॉग्रेट कर रहे हैं, पता नहीं आपको कैसे लग रहा है? लास्ट टाइम भी हो रहे थे, एक्सटेंशन हो रही थी, सारा कुछ। अब पूरा आधा इस्लामाबाद, अब फिर वो अब किसी सड़क पे जाएं खोद दिया अब तो इस्लामाबाद में मूव करना इम्पॉसिबल हो गया, कराची वाले डिस्टेंसेस हो गए। कहने वाला था उसको रिजवान को कि बच्चे फोन कर देना, शायद मैं 5-7 मिनट लेट हो गया, क्योंकि मैं हमेशा 10 मिनट का मार्जिन दे के निकला, लेकिन वो सारी सड़कें टूटी हुई थी। ऐसा ही है, नहीं तो फिर वो एग्जैक्टली माय पॉइंट, वो खिसक तो नहीं रहे, वो तो काम कर रहे हैं, मतलब जो नजर आ रहा है। हुकूमत आगे नहीं चल रही, मुल्क आगे नहीं चल रहा, ये रियलिटी है। मुल्क आगे चलाने के लिए आपको एक ही बंदा है जिससे बात करनी पड़ेगी, वो है इमरान खान। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बात करनी पड़ेगी अगर आपने मुल्क चलाना है। और मुल्क के आगे चलने के बगैर ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास। डील की बातें हो रही हैं, हर तरह से प्रॉब्लम हो रहा है आपको, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा। IMF जो है उसकी कंडीशनैलिटीज, अब और प्रोटेस्ट हुआ है IMF की तरफ से, जो इन्होंने ब्रीच किया है, उनके साथ जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था उसको ब्रीच किया है, उनका प्रोटेस्ट भी आया है। तो शायद अगली किस्त जो है वो डिले हो जाए या बंद हो जाए, क्योंकि ये इन्होंने बहुत सी कमिटमेंट्स की हुई हैं। अब मुल्क बेच रहे हैं, कभी ये वो PIA तो लोगों ने खरीदने से इनकार कर दिया। अच्छा, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान स्टील बेच रहे हैं, फिर एयरपोर्ट्स जो हैं वो लीज आउट कर दिए हैं, शाहराहें जो हैं वो लीज आउट कर दिए हैं, मोटरवेज लीज आउट कर दिए हैं। अब मेरा ख्याल है कि कल को ये कहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम को भी लीज आउट हम कर देते हैं, तो हम कहीं और चले जाएंगे, हम और पता नहीं क्या कर। मुझे सेगमेंट वाइंड अप करने से एक ब्रीफ कमेंट कर दें कि मुज़ाकरात के लिए एक एक कदम दोनों पार्टीज को आगे बढ़ाना पड़ता है ना, जब मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। किनसे मुज़ाकरात? ये तो मैं यही सवाल कर रही हूँ कि आप किससे मुज़ाकरात करें और क्या वो कदम आपने उठा लिए? क्योंकि अगर वो कदम उठ गया तो पाकिस्तान में फिर उसको डील कहते हैं। इसको तो जवाब मैंने दे दिया ऑलरेडी, क्योंकि वो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है KP के, उनके साथ एक रूटीन का राब्ता मौजूद है। इसके अलावा कोई किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि इनेविटेबल एंड नागुज़ीर है ये राब्ता, ये होगा। वो राब्ता अगर KPK के अंदर एग्जिस्टिंग टेररिज्म की वजह से हो रहा है तो नागुज़ीर है, लेकिन अगर इमरान खान की रहाई के लिए उसका कोई कनेक्शन है तो फिर तो सर डील है ना। साहब ने बारहा कह चुके हुए हैं कि जी मैं डील करके नहीं बाहर आऊंगा। डील करके आना होता तो वो अपने अरेस्ट होने के 2 दिन के बाद बाहर आ चुके होते। लेकिन बैक एंड फोर्थ तो है, मतलब बातचीत हो रही है। ठीक है, डील नहीं है, उसके लिए नहीं होगा। हम ना, हमारे अगर राब्ता भी हम करना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक वजह से करना चाह रहे हैं कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के ऑपरेट करें। That's all. But you're still there on the talking table. बेसिकली चाहे एजेंडा जो भी है ऑन द टॉकिंग टेबल, यू वांट टू टॉक। वो जो बात है ना कि हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम नहीं करना चाहते। इस डायलॉग को इनेविटेबल कहता हूँ, नागुज़ीर कहता हूँ कि ये होना है, इसके बगैर मुल्क। खान साहब कहते हैं हम नहीं करेंगे, अल्टीमेटली होगा वही जो खान साहब चाहेंगे। मैंने तो आपको आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, अपना ओपिनियन मैंने ये बार-बार कहा है मैंने, और मैं अब भी कहता हूँ। चले मैं आपसे बाकी डिस्कशन में खाली ब्रेक में करती हूं। होगी तो उनको मना लेंगे। थैंक यू, मना लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। थैंक यू सो मच। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद तफसील से अमरीकी इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।